हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं अम्ल क्षार अवधारणाएं, एसिड बेस कंसेप्ट्स क्या होते हैं। इसके अंदर हम 3 अवधारणाएं देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है एसिड और बेस की, वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करूंगा। सबसे पहले अम्लों के सामान्य गुणधर्मों की। तो बच्चों, आपने देखा भी है कि अम्ल होते क्या है। छोटी क्लास में, आप जब 10th क्लास में थे तब आप देखते हो कि अम्ल और क्षार का जो चैप्टर है वो आपकी सेकंड नंबर चैप्टर केमिस्ट्री में वो दिया होता है। तो हमारे सिलेबस में इसमें भी है, मतलब आपके 10th लेवल तक 4 क्वेश्चन आएंगे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे 30 क्वेश्चन है लगभग, वो किससे आएंगे, 11th 12th के लेवल से आएंगे। तो आपको अम्ल और क्षार की जो मतलब जनरल प्रॉपर्टीज है, जनरल, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं। बच्चों, ये एसिडस शब्द से बना है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोर इन टेस्ट, अर्थात स्वाद में खट्टे। आपने पढ़ा भी है कि अम्ल स्वाद में क्या हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। इसके बाद आप दूसरी चीज देखते हो, सर ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कैसा? जैसे नीला लिटमस पेपर होता है हमारे पास में, जब टेस्ट करते हैं ना, उससे उससे पता चलता है। तो नीला लिटमस पेपर है, उसको कैसा कर देगा, लाल कर देगा। इसको याद रखने की ट्रिक मैं बता देता हूं। ए बी आर ए मीन्स एसिड, बी फॉर ब्लू टू रेड। तो यहाँ पे एसिड है, वो क्या करते हैं, ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। एसिड है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। ये चीज हो जाती है। उसके बाद में इनकी प्रकृति की बात करें, प्रकृति कैसी हो जाती है, ये कोरोइड नेचर के होते हैं, अर्थात ये संक्षारण का काम करते हैं। बच्चों, ये किसी भी चीज को खराब कर देते हैं। संक्षारण का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, ये खराब कर देते हैं चीजों को। अम्ल और क्षार दोनों में ये प्रकृति पाई जाती है, ये भी याद रखनी है। उसके बाद में हम देखते हैं पीएच स्केल के ऊपर कि इनकी पीएच वैल्यू है वो कितनी हो जाती है। सर 7 से कम वाले कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। तो पीएच कितनी हो जाएगी, लेस देन 7। तो पीएच की बात करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगी, 7 से कम। मतलब पीएच स्केल पे 0 to 14 तक क्या होता है, नंबर्स दिए होते हैं। उसमें क्या हो जाता है, 0 से 7 तक क्या हो जाता है एसिड, 7 पे अपने क्या हो जाता है न्यूट्रल, और 7 से 14 तक क्या हो जाता है, क्षार हो जाते हैं। ये चीजें आप लोगों को पता है। उसके बाद में क्षार की मैं बेसिक बातें आपको बता देता हूं कि सर क्षार क्या होते हैं। अम्ल के बाद में बात कर लेंगे क्षारों की, जिसको आप क्षारक बोलते हो। हम तो बोलते क्षारी है, लेकिन होते क्षारक हैं ये बच्चों। बेस, बेस क्या हो जाते हैं, जलीय विलयन के अंदर क्या करते हैं, इनकी नेचर होती है वो किस प्रकार की हो जाती है। ये बच्चों जो हमारा क्षार होता है, ये एल्केलाई वर्ड से बना है। एल्केलाई शब्द एक क्या है, लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ होता है जल में घुले हुए पेड़ों की राख। क्या हो गया, जल में जले हुए पेड़ों की राख, सॉरी जल में घुले हुए नहीं, सॉरी फॉर दैट, जल में घुले हुए पेड़ों की राख। मतलब क्या हो जाएगा, इनका स्वाद कैसा हो जाएगा, बिटर मीन्स कड़वा हो जाएगा। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे। बच्चों उल्टा हो जाएगा, किसका, एसिड का। तो नीला था, उसको लाल कौन कर रहा था, अम्ल। क्षार क्या कर देंगे, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। आ गई कहानी समझ में। यही चीज है इसके अंदर, आपको जो पता होना चाहिए। संक्षारण की बात करें, कोरोइड नेचर की बात करें, तो दोनों किस नेचर की हो जाएंगी, कोरोइड नेचर दोनों की हो जाती है, और अम्ल क्षार दोनों की। पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंट, पीएच कितनी हो जाएगी इसके अंदर, 7 से ज्यादा। उसमें क्या थी, कम। पीएच वैल्यू, पीएच मतलब जिसमें 7 से लेकर 14 तक उसके अंदर पीएच स्केल में दिखाए, वो कौन हो जाते हैं, अपने क्षार हो जाते हैं। 7 से अधिक, 0 to 7 एसिड, 7 to 14 क्षार, और 7 पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमारे बच्चों कुछ सोर्स दिए हुए हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। कौन सा अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं, सोर्सेज ऑफ एसिड्स, अम्लों के स्रोत। बात करेंगे अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं HCl की। हमारा जो स्टोमक होता है उसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है, और कितना प्रेजेंट होता है, डेली लगभग 1.5 से 2 लीटर बनता है। इसीलिए इसको क्या बोल दोगे, गैस्ट्रिक जूस बोल दोगे, जठरस बोल दोगे।
ठीक है। तो सबसे पहला HCl का स्रोत हो गया हमारे गैस्ट्रिक जूस बोल देते हैं, स्टोमक के अंदर आता है। इसकी पीएच कितनी होती है आप मेरे को कमेंट करके बताओगे HCl की। सेकंड स्रोत की बात करें, जैसे सिट्रिक अम्ल होता है, किसमें होता है, जैसे आप नींबू खाते हो, संतरा, मौसमी, ये सब होते हैं, इनमें सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल हो जाता है। आगे जैसे कभी पूछ लेता है ये सब टार्ट्रिक अम्ल किसमें होता है, आपने इमली खाई होगी, अंगूर भी खाया होगा, तो इन दोनों में क्या होता है बच्चों, अपने टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। आप जैसे दही पीते हो तो दही के अंदर कौन सा हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। दूध, दही, इन दोनों में कौन सा हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। आगे जैसे कि एक इंपॉर्टेंट अम्ल आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल जैसे सिरका हो गया, या फिर कच्चा टमाटर होता है ना, हरा टमाटर, उसके अंदर भी कौन सा हो जाता है, एसिटिक एसिड हो जाता है। आगे बात करें ल्यूटारिक अम्ल की। ल्यूटारिक अम्ल जैसे आप कच्चा मक्खन नहीं होता, घी होता है कच्चा, जिसको हम मक्खन बोलते हैं व्हाइट कलर का, तो उसमें ल्यूटारिक एसिड होता है, ल्यूटारिक अम्ल होता है, किसमें, मक्खन में होता है। ऐसे ही आप बोल देते हो कि सर सेव होती है, उसमें कौन सा एसिड हो जाता है बच्चों, सेव के अंदर मतलब एप्पल में कौन सा हो जाएगा, मेलिक एसिड हो जाएगा। जैसे आपको कभी कभार चींटी काट लेती है, या कोई कांटिया या मधुमक्खी काट लेती है, तो उसके अंदर आपको जब दर्द होता है तो वो कौन सी एसिड की वजह से होता है बच्चों, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है, जिसको आप दूसरा नाम बोल दोगे मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड क्यों बोल दोगे, उसके अंदर एक कार्बन होता है। आई बात समझ में। तो फॉर्मिक अम्ल किस में हो जाएगा, लाल चींटी में हो जाएगा, मधुमक्खी में हो जाएगा, या फिर अपने बिच्छू भी डंक मार देता है, तो इन सब में क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, सर लाल टमाटर में कौन सा एसिड होता है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई है। बच्चों मैंने हरे टमाटर में पहले बता दिया, लाल टमाटर में कौन सा ऑक्जेलिक एसिड हो जाता है। कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल किस में प्रेजेंट होगा, टमाटर में प्रेजेंट होगा। अब हमारे चैप्टर चल रहा है अम्ल क्षार अवधारणाएं। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, मैं आपको 3 अवधारणाएं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले कौन सी, आर्यनियस द्वारा अम्ल क्षार की अवधारणा दी गई थी, उसकी बात करेंगे। उसके बाद में ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने अम्ल क्षार की संकल्पना दी थी, उसकी बात करेंगे। थर्ड में लुईस द्वारा अम्ल क्षार का सिद्धांत दिया गया, उसकी बात करेंगे। आप हेडिंग डालो सबसे पहले आर्यनियस द्वारा अम्ल क्षार अवधारणा, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मैं इरेज कर देता हूं जो भी लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालनी होगी आर्यनियस द्वारा अम्ल क्षार अवधारणा। देखो इसके अंदर क्या होता है, आर्यनियस नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया बच्चों, सबसे पहली कंडीशन तो उन्होंने यही रखी, जो सॉल्यूशन है, विलयन है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, जलीय विलयन होना चाहिए। जलीय विलयन होगा तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि वो अम्ल है या क्षार है। अब ये कैसे पता लगेगा कि वो अम्ल है या क्षार है, मतलब एसिड है या बेस, इसका पता कैसे चलेगा। तो भाई साहब ने बता दिया कि अम्ल कौन होगा, जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन है उसका त्याग करेगा, उसको डोनेट करेगा। तो पहले तो एक साइड अम्ल की डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरी साइड क्षार की। तो अम्ल के लिए तो इसने बता दिया कि जो H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है, उसका त्याग करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। बेस के लिए क्या बता दिया कि बेस है वो जलीय विलयन में OH- मींस हाइड्रोक्सिल आयन है, उसको क्या करेंगे, त्याग करेंगे। OH- आयन के त्याग से अपने क्षार का निर्माण होगा, उसको क्षार बोल देंगे। ये डेफिनेशन किसने बोल दी, अपने आर्यनियस भाई साहब ने बोल दी। तो इसके अंदर हमने क्या समझा, एक साइड तो अम्ल लिख लेंगे, एक साइड क्षार लिख लेंगे, कि सर अम्ल और क्षार का पता कैसे लगेगा। अम्ल को आप क्या बोल दोगे, एसिड, दूसरी साइड यहां लिख लो क्षार, क्षार को क्या बोल दोगे, बेस बोल दोगे। अब अम्ल क्या करेंगे, जलीय विलयन में जरूरी कंडीशन क्या है, एक्वेटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, जलीय विलयन। विलयन कौन सा है, जलीय विलयन। तो जलीय विलयन में क्या करेंगे, H+ आयनों का त्याग, क्या करेंगे, H+ आयनों का त्याग करेंगे, कौन, अम्ल। दूसरी बात, क्षार की तरफ क्या लिख दोगे, जलीय विलयन में कंडीशन सेम ही रहेगी, दोनों में सॉल्यूशन रहेगा, एक्वेटिक सॉल्यूशन, जलीय विलयन। इसमें क्या हो जाएगा, OH- आयनों का निर्माण, OH- आयनों का निर्माण, या फिर आयनों का त्याग करेंगे, कौन, क्षार। अब इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि सर इसके अंदर विलयन तो हम जलीय ले लेंगे, उसमें H+ आयन भी आ जाएंगे।
आगे इसने एक बात और बता दी कि सर आगे जैसे जैसे चलेंगे हम तो हमारे कुछ आयन्स मतलब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आंशिक रूप से अर्थात पूर्णतः आयनित नहीं होते। ये समस्या आ गई, तो इसके लिए इन्होंने अलग से आगे और बताया। उसके लिए इसने नाम दे दिया अपने परबल अम्ल, परबल क्षार। जो पूर्णतः घुल जाएंगे या पूर्णतः आयनित हो जाएंगे उनको क्या बोल दोगे, परबल अम्ल या फिर परबल क्षार, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोल देंगे। लेकिन जो पूर्णतः नहीं घुलते, पार्शियली उनका क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाते हैं, अर्थात कम घुलते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते। इस प्रकार के यौगिकों को क्या नाम दे दिया, अपने दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बोल दिया। आगे हम देखने वाले हैं बच्चों, जैसे इसको जल के अंदर डालेंगे हम, किसको, किसी एसिड को, तो ये H+ आयन दे देगा और अपने पास में जल क्या होता है, H2O। तो H+ H2O से निर्माण मतलब मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेगा, अपने जलीय विलयन के अंदर H3O+ का निर्माण कर लेगा, H3O+। इसको आप क्या बोल दोगे, हाइड्रोनियम आयन बोल दोगे। जल से क्रिया करके क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। यही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रख लेनी है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे मैंने क्या बता दिया, परबल अम्ल परबल क्षार, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे ही मैंने क्या बता दिया, अपने दुर्बल को क्या बोल दोगे, वीक एसिड और वीक क्षार, मतलब वीक बेस। अब आगे देखो, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि सर कौन सा परबल है कौन सा दुर्बल है। सबसे पहले देखो एसिड के अंदर मैं आपको बताऊं परबल अम्ल परबल क्षार के बारे में, कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एसिड वाले की तरफ। मैंने आपको बताया कि H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो किस में टूट जाएगा, 2H+ और SO4- 2 में टूट जाएगा, पूर्णतः आयनित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, H2SO4 विलयन कौन सा, जलीय विलयन। जलीय विलयन को आप कैसे लिखते हो, एक्वस मीडियम में। अब ये टूट कर क्या बना लेगा, 2H+ और यहाँ पे SO4- 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, SO4- 2 बन जाएगा, अर्थात 2 हाइड्रोजन थे, इधर भी क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन में टूट गया, अर्थात इसका क्या हो गया, पूर्णतः आयनन हो गया। लेकिन हम आगे ऐसे भी अम्ल देखेंगे जो पूर्णतः आयनित नहीं होते, उसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, परबल अम्ल और परबल क्षार की आपको डेफिनेशन बताऊंगा। इसमें एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बता दिया, जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं, BaOH4 अब ये क्या करेगा, जलीय विलयन के अंदर ये एक्वस मीडियम में लेंगे है ना, तो क्या करेगा, ये Ba भी टूट जाएगा, Ba+2 में टूट जाएगा, और OH मतलब 2OH में टूट जाएगा। ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई, Ba2+ में, और ये क्या हो जाएगा 2OH- में, अर्थात ये भी क्या हो रहा है बच्चों, पूर्णतः आयनित हो रहा है। लेकिन हम बात करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, वो क्या होता है, जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता, अर्थात क्या हो गया, वो दुर्बल क्षार हो गया। यही चीज मैं आपको बता रहा था। तो आगे इसका क्या कर देंगे, हम वर्गीकरण कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, अर्थात आयनन के आधार पे कितने प्रकार के हो जाएंगे, अम्ल और क्षार दो प्रकार के हो जाएंगे, परबल अम्ल दुर्बल अम्ल, परबल क्षार दुर्बल क्षार। आगे बात समझ में। तो आयनन के आधार पे प्रकार की बात करेंगे, आयनन के आधार पे क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस, आप हेडिंग डालो आयनन के आधार पर, है ना, क्षार व अम्लों के प्रकार। सबसे पहले क्या करोगे, अम्लों के प्रकार, किसके आधार पे, आयनन के आधार पे। तो लिखो टाइप्स ऑफ एसिड, अम्लों के प्रकार आयनन के आधार पर, हेडिंग डाल दो आयनन के आधार पर अम्लों के प्रकार। ऐसे ही सेम किसके देखेंगे, क्षारों के प्रकार, अम्लों के प्रकार। सेम इधर किसके देखोगे, क्षारों का प्रकार भी देख लेंगे, 2 प्रकार हो जाएंगे, अम्ल के भी और एसिड के भी। इधर क्या लिख लोगे, आयनन के आधार पर क्षारों के प्रकार। पहले हम अम्ल की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड। देखो परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात करेंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे ना, तो 2 प्रकार हो जाएंगे। कितने प्रकार हो जाएंगे, 2 टाइप हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे परबल अम्ल, आपको दिख रहा होगा ना, परबल अम्ल, परबल मतलब स्ट्रॉन्ग, तो इसको आप क्या बोल दोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोल दोगे। क्या बोल दोगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, शॉर्ट में SA लिख दोगे, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दूसरे क्या हो जाएंगे, जो पूर्णतः आयनित नहीं होंगे, अर्थात दुर्बल अम्ल हो जाएंगे, वीक एसिड्स हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल नाम से पता चल रहा है क्या पूर्णतः आयनित नहीं होते। अब देखो इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। डेफिनेशन आपको एक ही लिखनी है कि प्रबल अम्ल के अंदर क्या लिख दोगे, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या दे दोगे, डेफिनेशन, इनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले प्रबल अम्ल के अंदर एग्जाम्पल देखेंगे, HClO4 हो जाएगा, परक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, अपने HNO3 नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, ऐसे HI HBr और HF तीनों हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, कौन, प्रबल अम्ल। एग्जाम्पल में आपको परक्लोरिक अम्ल का तो याद रखना ही है, बाकी तो आपके याद रह जाएंगे। परक्लोरिक अम्ल का मतलब HClO4। बात करेंगे दुर्बल अम्ल की, तो इसके एग्जाम्पल में कौन से दे दोगे आप, कार्बोनिक अम्ल हो गए। जैसे कार्बोनिक अम्ल कौन सा होता है, जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट हो, अर्थात H2CO3 हो जाएगा, कौन, कार्बोनिक अम्ल। ऐसे अपने HCN हो जाएगा, H2S हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल की बात कर लेंगे बच्चों, कौन सा, HNO2 हो जाएगा। हालांकि HNO3 किसमें है, पर्पल अम्ल में है, तो HNO2 किसमें आ जाएगा, नाइट्रिक अम्ल किसमें, नाइट्रस अम्ल किसमें आ जाएगा, सॉरी नाइट्रस अम्ल किसमें, HNO2 किसमें आ जाएगा, दुर्बल में आ जाएगा। ऐसे ही बात कर लेंगे कार्बनिक अम्ल, सभी जो भी सारे के सारे कार्बनिक अम्ल है वो दुर्बल में आ जाएंगे। एग्जाम्पल लिखा दो, उसके बाद में क्षार में चलते हैं। हाँ लिखो पर्पल अम्ल, इसकी परिभाषा क्या लिख दी, जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित 100% वाटर में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, सबसे पहले क्या बताया मैंने, HClO4। HClO4 को क्या बोल दोगे, साथ साथ में लिख लो परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक अम्ल। उसके बाद में आप लिख लो H2SO4। H2SO4 को क्या बोल दोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद में HCl बोल दोगे। ऐसे ही आप क्या बोल दोगे, HBr बोल दोगे, HNO3 बोल दोगे ना, जो जो आपको याद है सारे बोल दोगे। कौन कौन से में जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ऐसे HF हो गया, HI हो गया, HBr हो गया, etc। अब बात कर लेते हैं दुर्बल अम्लों की, जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते। यहाँ पे क्या लिख लोगे, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं, क्या होता है, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते वाटर के अंदर। तो इसमें एग्जाम्पल क्या दे दोगे, सभी कार्बनिक अम्ल, सभी कार्बनिक अम्ल। अब जैसे कि मैं आपको एक पर्टिकुलर अम्ल का नाम बताऊं, जैसे कार्बोनिक अम्ल होता है, ये तो कार्बनिक अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, अपने कार्बोनिक अम्ल में हो जाएगा H2CO3। तो यहाँ पे लिख लो कार्बनिक अम्ल, ये हो गया। और कार्बोनिक अम्ल, पर्टिकुलर जैसे कार्बोनिक अम्ल की बात करें, कार्बोनिक अम्ल क्या हो जाएगा, अपने बस H2CO3 हो जाएगा। इसमें कौन सा, H2CO3 याद रखना है, राइट, H2CO3। आगे तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे कि HCN हो गया, H2S हो गया, है ना, H2S। आगे भी आप दे सकते हो, लेकिन बहुत है यहाँ तक। नाइट्रस अम्ल का भी आप एग्जांपल दे सकते हो, आपके एग्जाम में आता भी है। नाइट्रस अम्ल यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे कि आपको दिख जाए। यहाँ पे क्या लिख दोगे, HNO2, राइट, HNO2, इसी को आप क्या बोल दोगे, नाइट्रस एसिड, सॉरी क्या बोल दोगे, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल, इटिस। ठीक है, अब बात कर लेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बाद में प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की बात कर लेंगे। किसके आधार पे, आयनन के आधार पे। तो आप क्या लिखोगे, टाइप्स ऑफ बेस, किसके आधार पे, आयनन के आधार पे, राइट। तो आयनन के आधार पे बात चल रही है ना, पहले अम्लों की बात होगी, अब क्षारों की बात हो जाए। तो यहाँ पे लिखो आयनन के आधार पर क्षार के प्रकार या क्षारों के प्रकार कितने हो जाएंगे बच्चों, दो। ये दो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो प्रबल क्षार, कौन सा,
प्रबल क्षार, जिसको आप क्या बोल दोगे, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोल दोगे, स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे ही दूसरा कौन सा आ जाएगा, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, वीक बेस। अब देखो, प्रबल क्षार नाम से पता चल रहा है जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे। क्या होगा, ये क्षार है वो क्या करेंगे, जलीय विलयन में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे। एग्जांपल्स की बात कर लेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, ऐसे LiOH हो गया, KOH हो गया, RbOH हो गया, CSH हो गया। ऐसे बेरियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, BaOH होल ट्वाइस। दुर्बल क्षार की बात करेंगे तो उसमें क्या बोल दोगे, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे NH4OH हो गया। आगे बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, सारे सारे किसमें आ जाएंगे, दुर्बल क्षार में आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं तो आप लिख लो। प्रबल क्षार क्या हो जाएगा, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, NaOH, KOH, RbOH, दो पार्ट कर लेते हैं ना, इधर वाला RbOH, CSOH, ETC। चाहो तो एक आधा एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ तक भी बहुत है, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड रहेगा ना, वो इंपॉर्टेंट है, BaOH होल ट्वाइस, ये इंपॉर्टेंट है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बाकी तो NaOH तो सबको याद रहता है। दुर्बल क्षार में क्या बोल दोगे, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, इनका आयोनाइजेशन है वो कंप्लीटली नहीं होता। तो क्या बोल दोगे, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता है या नहीं होते हैं, ज्यादा सही रहेगा, नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात कर ले, जैसे कि आपके पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, MgOH होल ट्वाइस हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH होल ट्वाइस, ऐसे AlOH ट्राइस, 3 आएगा किसके अंदर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। ऐसे NH4OH हो गया, कौन, NH4OH, NH4OH ETC। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आ जाएंगे, अपने दुर्बल क्षार के अंदर आ जाएंगे। यहां तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, आगे कहानी समझ में। अब बात कर लेते हैं कि सर ये आर्यनियस ने जो अवधारणा दी है इसकी क्या उपयोगिता है, राइट। अवधारणा की उपयोगिता है, क्या यूजेज है, इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ है ना, क्या उपयोग है इसके। तो आर्यनियस की जो अवधारणा है इसकी उपयोगिता क्या है बच्चों, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमने क्या देखा कि कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार है, मतलब हम क्षारों की प्रबलता के बारे में पता लगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही हो जाएगा। तो जलीय विलयन में अम्ल व क्षारों की प्रबलता का पता लगाना, पहला पॉइंट ये लिख दोगे उपयोगिता के अंदर। क्या लिखोगे, पहला पॉइंट आप लिखते जाओ, मैं बताता जाऊं कि सर जलीय विलयन में अम्ल व क्षारों की प्रबलता का पता लगाया जा सकता है। दूसरा क्या पता चल रहा है इसके अंदर बच्चों, आपने देखा कि इस अवधारणा में हम जब उदासीनीकरण करते हैं अर्थात न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, अर्थात लवण जल अपघटन की व्याख्या भी करता है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया बच्चों, जब हम अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास में साल्ट का फॉर्मेशन होता है, अर्थात लवण का, साथ में क्या हो जाएगा, जल का निर्माण हो जाएगा, H2O का निर्माण हो जाएगा। और जो लवण बनेगा वो क्या होगा, उदासीन प्रकार का होगा। जैसे कि HCl है उसके साथ में हम NaOH की रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारे पास में NaCl बन जाएगा, राइट, लवण बन जाएगा, साथ में जल है वो बाहर निकल जाएगा, जल भी बन जाएगा। इसीलिए क्या बोल दोगे, सेकंड पॉइंट क्या बोल दोगे कि सर इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उसके अंतर्गत हम लवण प्लस जल अपघटन का निर्माण होता है, अर्थात जल अपघटन की व्याख्या कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात किससे पता चल जाती है, हमें आर्यनियस की अवधारणा से पता चल जाती है। ये दोनों चीजें आप लिख दोगे, बिल्कुल लिख दोगे। उसके बाद आगे अगर मैं बात करूं बच्चों कि सर इसके बाद में इसकी कुछ सीमाएं भी तो होगी, लिमिटेशंस भी तो होगी, उपयोगिता के बाद में क्या आ जाएगा बच्चों, आगे पॉइंट कौन सा आ जाएगा, आर्यनियस द्वारा अम्ल क्षार अवधारणा की
क्या हो जाएगी, सीमाएं, लिमिटेशंस, है ना। सारी चीजें मैं आपको लिखा रहा हूँ। लिमिटेशंस की बात करेंगे, सीमाओं की बात करेंगे, किसकी, लिमिटेशंस की। देखो लिमिटेशंस भी हैं, क्या है, सबसे पहले आपने देखा कि हर बार मेरे को एक ही चीज बोलनी पड़ रही है कि सर सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, एक्वेटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, जलीय विलयन होना चाहिए। अगर जलीय विलयन नहीं हो तो फिर आर्हेनियस का सिद्धांत है वो काम ही नहीं करता। तो पहला पॉइंट तो आप यही बता दोगे सर इसके लिए सबसे जरूरी कंडीशन है वो क्या है, सॉल्यूशन है वो जलीय विलयन होना चाहिए। तो क्या बोल दोगे कि सर यह सिद्धांत केवल जलीय विलयन पर ही लागू होता है। अर्थात अगर कोई ऐसा कंपाउंड अर्थात HCl है, अम्ल है हमारे पास में, वो गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या बोल देगा कि अगर वो गैसियस स्टेट में है तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि वो अम्ल है क्षार है। तो क्या बोल दोगे सर ये जलीय HCl है अर्थात जलीय विलयन में ही लागू होता है। अगर HCl है या कोई भी अम्ल या क्षार दूसरा है वो गैसीय अवस्था में है या किसी अन्य स्टेट में है तो उसकी व्याख्या, उनके गुणों की व्याख्या नहीं करता। ये चीज आपके समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि सर जलीय विलयन के अंदर जैसे कि मैंने कोई एसिड डाल दिया तो वो H+ साथ में जल के साथ रिएक्शन करेगा H2O से, और किसका निर्माण कर लेगा, H3O+ से कर लेगा, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेगा। यही चीज मैंने पिछली स्लाइड पे लिखी थी। तो क्या होगा, जलीय विलयन में है जो H+ है वो किसके रूप में मिलेगा हमें, H3O+ मीन्स हाइड्रोनियम आयन के रूप में मिलेगा। ये भी लिमिटेशंस हो गई। अब यहाँ तक बच्चों के सब कुछ क्लियर था, है ना, ये दोनों चीजें तो क्लियर थी। तीसरी चीज में दिक्कत आ गई कि सर हमने तो कुछ ऐसे भी अम्ल और क्षार देखे हैं, ऐसे अम्ल देखे हैं जिनके पास में हाइड्रोजन ही नहीं होता, फिर भी वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब ये तो अलग ही मतलब लोचा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोल दोगे कि जिनके पास में हाइड्रोजन आयन नहीं है, क्या वो अम्ल नहीं है, बिल्कुल है। जैसे कि उदाहरण कौन सा हो गया, अपने CO2 हो गया, CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऐसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होगी, SO3 हो गया, AlCl3 हो गया, ZnCl2 होगी, ये सारी की सारी क्या है, अम्ल है। क्या है बच्चों, अम्ल है। तो अब इसका मतलब इनकी भी व्याख्या कौन नहीं करता, इनके अम्लीय गुणों की व्याख्या भी नहीं करता कौन, आर्हेनियस का जो अम्ल क्षार की उदाहरण है ये। आगे हमने देखा कि सर NH3 है, अमोनिया है, जैसे कि RnH2 है ना, RnHR है, मतलब कि अमोनिया वगैरह है, ये क्षार होते हैं। इनके क्षारीय गुणों की जैसे C5H5N पीरिडीन है ना, पीरिडीन। देखो 4th पॉइंट, पीरिडीन, पीरिडीन को क्या बोल दो कि C5H5N, ऐसे NH3 अमोनिया। तो ये सब है, इनके क्षारों के होने की मतलब क्षारीय गुणों की भी व्याख्या नहीं करता कौन, अपने आर्हेनियस भाई साहब है, इनका सिद्धांत। तो यहाँ पे सारी की सारी क्या हो गई, इसकी लिमिटेशंस हो गई। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो मैंने आज आपको क्या है, आर्हेनियस की जो अवधारणा है वो पढ़ा दी, उसके क्या यूजेज हैं ये बता दिए, और इसकी लिमिटेशंस क्या है ये सारे के सारे मैंने इस वीडियो में बताए। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, कल नया हम क्या करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर ब्रोस्टेंट लोरी थ्योरी या फिर लुईस का जो क्षार सिद्धांत है, अम्ल क्षार सिद्धांत है, वो देखेंगे। तो यहाँ तक आ गए हो तो, और अगर कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। उसको मिलते हैं कल जल्दी एक और लेटेस्ट वीडियो में। और हाँ, नोट्स आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसके अंदर क्या है, ऐप है, उसका लिंक है, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।